हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आज के थंबनेल में हमें यह देखने से लग रहा है कि आज हम लोग बीएससी के एडमिशन में आने वाले एक सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करेंगे कि फिजिक्स में कितने यूनिट होते हैं, फिजिक्स के डोमेन में, क्योंकि बात हम लोग डोमेन की करेंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, क्योंकि बीएससी में अगर आपको मैथ में एडमिशन लेना है तो एक सब्जेक्ट होता है बेटा फिजिक्स। अगर आपको ऑनर्स लेना है तो फिजिक्स, अगर आपको इलाहाबाद में एडमिशन लेना है तो भी फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। और फिजिक्स क्या 11th का आएगा, क्या 12th का आएगा, क्या हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या हमें 11th की भी पढ़ाई करनी है और 12th की भी पढ़ाई करनी है, और दोनों से आ रहा है क्या, कि क्या सिर्फ 12th का आ रहा है, क्या सिर्फ 11th का आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डोमेन फिजिक्स की बात करेंगे कि फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी यूजी में, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन हमें करने हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या अच्छा नेगेटिव मार्किंग है तो कितने नंबर का है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें आज समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि विरासत एकेडमी आपके लिए लाया है फ्री वन शॉट। इसमें आपको क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स है बेटा, उसको बहुत ही क्रिस्प तरीके से हमारे बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे। क्योंकि बेटा अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको एक सारथी की जरूरत पड़ेगी। तो युद्ध लड़ने में आपको विरासत एकेडमी एक सारथी की तरह कार्य करेगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं सीयूईटी फिजिक्स सिलेबस 2020-25, जो कि डोमेन है बेटा। अब डोमेन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, डोमेन में क्वेश्चन आते हैं 50। डोमेन में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। आप चाहे फिजिक्स की, मैं आज बात कर रहा हूं इसलिए आप फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगे 50 क्वेश्चन देंगे, 40 क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन देंगे, 40 क्वेश्चन देना है। अब करेंगे तो प्लस मार्क्स कितने हैं और माइनस मार्क्स कितने हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो अगर 50 दिए हैं तो बेटा करने हैं 40। अगर आप सही कर लिए तो बेटा आपको तो पता है ना कि पॉजिटिव नंबर भी रेड में और नेगेटिव नंबर भी रेड में। अगर आपने सही किया तो +5, अगर गलत किया तो -1। सही करने पर कितने मिल रहे हैं, +5, गलत करने पर कितने मिल रहे हैं, -1। लेकिन हमारे पास 50 सवाल है, तो ध्यान से करिए 50 में कितने करने हैं, मात्र 40 सवाल। मतलब अगर आपको 200 में से 200 लाने हैं तो विरासत एकेडमी के पास आना ही पड़ेगा। तब अब देखिए कि इस पर्टिकुलरली डोमेन जिसकी हम लोग बात करते हैं फिजिक्स, इसमें कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट है क्या, 20 यूनिट है क्या 11th का है क्या। सरप्राइजेस। लेकिन बेटा सरप्राइज को खत्म करते हैं यूनिट नंबर 1। वैसे यूनिट बहुत ज्यादा नहीं है, यूनिट है 10, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं है। तो उस चीज को हमें समझना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना है कि ऐसा नहीं है कि मैं सारा पढ़ लूं, मैं 12th का पढ़ लूं, मैं 11th का पढ़ लूं, नहीं। अगर आपको सीयूईटी में एग्जाम देना है, अगर आपको सीयूईटी 2025 यूजी देना है तो बेटा आपको 11th का सिलेबस नहीं पढ़ना है, 11th का सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 12th के सिलेबस को हमें देखना है। 12th के सिलेबस या फिर 12th के जो भी फिजिक्स के सिलेबस में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको देखना है। कितने चैप्टर्स हैं अभी हम लोग देख लेंगे तुरंत, उसके बाद तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो तैयारी, कल की तैयारी आज से। तो विरासत एकेडमी में तैयारी कब होगी, आज से होगी। ऐसा नहीं है कल पढ़ेंगे, नहीं, आज से ही शुरू करते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहां पे हम लोग चार्ज जब स्टैटिक पोजीशन में है या फिर चार्ज रुका हुआ है उसकी बात करेंगे। चार्ज अभी चल नहीं रहा है कि चार्ज ऐसे चल रहा है, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा है, मतलब चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज एट रेस्ट है तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं।
आपको तो पता ही होगा, दो कॉन्सेप्ट 12th में पढ़ रहे हो। पहला आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को देख लेते हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस है, इनका कंजर्वेशंस है। कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ क्या होता है आपको तो पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है एप्सिलॉन, क्या है एप्सिलॉन नॉट, क्या है हमारे टीचर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा सा पूछ लिया, तो आपको बहुत ही माइनर पॉइंट्स को देखना है। उसके बाद फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत सारे चार्जेस हैं, अब उसका क्या होगा सम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या चार्ज की प्रॉपर्टी है, क्या चार्ज डिस्क्रीट होता है, क्या चार्ज कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। इसके बाद क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये सारे आप देख रहे हो, आप सारे देख रहे हो, 12th के ही तो सिलेबस है, सारे आप पढ़े हुए हो, लेकिन पढ़े हुए के अंदर भी हमें पढ़ना है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। सोचिए आप पूरे सिलेबस को पढ़े, अगर आपने उसके अंदर आने वाले स्पेसिफिक पॉइंट्स को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो विरासत आइए और सारे पॉइंट्स को देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इमेजिनरी लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। यहां पे डाइपोल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, टॉर्क की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग गॉस लॉ की बात करेंगे कि गॉस लॉ परपेंडिकुलरली कितना काम करता है, पैरेलली कितना काम करता है, एक वायर के लिए क्या है, एक शीट के लिए क्या है, एक स्फीयर के लिए क्या है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमको यहीं पे समझ में आएंगे। क्या है स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन, फाइंड द फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। यही मैं बात कर रहा था ना, चार्ज थिन स्फीरिकल सेल। स्फीरिकल सेल बेटा 12th के सिलेबस में खत्म हो गया है, लेकिन सीयूईटी ने यह नहीं बोला कि 12th का सिलेबस में जो खत्म हुआ है, जो रिड्यूस्ड हुआ है वो नहीं आएगा। वो बोले कि हम पुराने ही कहानी पे चलेंगे, तो स्फीरिकल सेल भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात करेंगे और कैपेसिटेंस की बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट आर द अंडर थिंग्स बिहाइंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है। और यहां कैपेसिटेंस को हिंदी में बोलते हैं धारिता। बेटा जितनी भी पढ़ाई होगी सीयूईटी में वो इंग्लिश होगी। इंग्लिश का मतलब हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा। तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए ऑल इंडिया कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए इसके आगे क्या है, इसमें चैप्टर में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, डाइपोल सिस्टम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सो यहां पे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होता है। बेटा हर एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि बेटा हर एक स्लाइड का जब आप स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपको पूरा कोर पता चलेगा। क्योंकि सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप जाके एनटीए के वेबसाइट पे देखोगे तो ऐसे ही है, लेकिन आप कहां कहां ढूंढोगे, आपको पढ़ना है कि आपको ढूंढना है। तो आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, विरासत एकेडमी आपको आपके घर अच्छे से ला दे रहा है। और आपको ये सारे के सारे स्लाइड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, बटन दबाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां पे कंडक्टर्स की बात होती है, इंसुलेटर्स की बात होती है, फ्री चार्जेस की बात होती है, बाउंड चार्जेस की बात होती है, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, कैपेसिटर बहुत ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, यदि इसमें टी मोटाई का यदि हम लोग कोई भी मीडियम में भर दे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, दो मीडियम को पास में सटा दे तो क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ना है। अगला अगर हम स्लाइड देखें तो अब यहां पे बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बोले थे, चार्ज रेस्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, चार्ज रुका हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज चलेगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट में देख रहे हैं
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, इनका रिलेशन क्या है, ओम्स लॉ, यू नो वेरी वेल ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा तो इनके रिलेशन आएगा। इनका मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर क्वेश्चन आ गया तो। आपने तो रेजिस्टिविटी पढ़ लिया, लेकिन रेजिस्टिविटी किस किस चीजों पे डिपेंडेंस है यही नहीं पता है तो क्या मतलब है। तो इसीलिए हमें सिलेबस के एक एक पार्ट को समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वोल्टेज VI का मतलब क्या हो गया बेटा, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट का ग्राफ कैसा बनता है, क्या कंटिन्यूअस होता है, क्या कंटिन्यूअस नहीं होता है, कैसा होता है हम लोग देखेंगे। लीनियर एंड नॉन लीनियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। यहां पे यह जो है कार्बन रजिस्टर्स, बस यहां पे कलर कोड आता है बेटा। आप पूरे सीरीज में पढ़ लोगे, कलर कोड के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको ये नहीं है कि हम बता रहे हैं कि सारा पढ़ना है, जो बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। अब यहां पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे, सिंपल एप्लीकेशन। अब यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज की भी बात कर लेंगे, लेकिन मीटर ब्रिज की बात नहीं करेंगे, पोटेंशियोमीटर की बात नहीं करेंगे। यहां पे एक और पॉइंट होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज की नहीं बात करेंगे। लेकिन ईएमएफ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टू सेल्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे भी हमें समझना है। अब चलिए आगे आगे हम लोग बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें क्या फाइंड आउट होगा, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में भी हमें पढ़ना है, मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो उसके अंदर एक फील्ड जनरेट होगा, फील्ड जनरेट होगा और उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिंपल सी बात है। उसके अंदर क्या आने वाला है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड प्रिंसिपल, बायो-सेवर्ट लॉ और इसके जितने भी एप्लीकेशन हैं करंट कैरिंग लूप में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, एम्पियर सर्किटल लॉ और इसका एप्लीकेशन क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में स्ट्रेट एंड द टोराइडल सॉल्यूशन क्या होता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्जेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बेटा जो ये फोर्स ऑफ मूविंग चार्जेस ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो साइक्लोट्रॉन है, अब साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है क्या, आप कहोगे नहीं साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। साइक्लोट्रॉन क्यों पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन इंपॉर्टेंट है नहीं। यहां पे क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशंस एंड एम्पियर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े नामों से ही हमारे भी नाम बड़े बड़े होते हैं। तो नाम को देखकर डरना नहीं कि यार इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनका क्या होगा। नाम जितने बड़े हैं आपका भी नाम उतना ही बड़ा होगा। क्योंकि अगर आपको प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने बेटा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। लास्ट में एमीटर और वोल्टमीटर होगा, यहां पे गैल्वेनोमीटर भी दिया हुआ है। आप पर्टिकुलर जैसे ही हम स्लाइड बदलें आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब करंट है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है वो भी हमें समझना है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहां पे बात करते हैं करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल के साथ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यदि आप एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन रहा है, उस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उस फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड पावर जनरेशन कितना होगा, वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट में हमें पढ़नी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल में, बार मैग्नेट क्या होता है, अगर आपको वो घोड़े का नाल वाला मैग्नेट होता है ना, वो एक्सियल मैग्नेट क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या होता है, टॉर्क क्या है, यदि टॉर्क जनरेट हो रहा है तो कैसे टॉर्क जनरेट हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, इन सारी चीजों को हमें समझना है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत ही छोटा सा होता है, पैरा होता है, डाई होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट फेरोमैग्नेटिक होता है। बाकी सारी चीजें आपको ऐसी ही दी रहती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट आप पूरा देख रहे हो, आप कहोगे सर ये तो पूरा का पूरा 12th का सिलेबस है। हाँ बेटा,
पूरा का पूरा 12th का सिलेबस है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल यहां से 2-3 पूछ देता है, कभी कभी ऑप्टिक्स से नहीं पूछेगा, यहां से पूछ देगा, कभी कभी यहां से नहीं पूछेगा, ऑप्टिक्स से पूछ लेगा। तो चलिए यहां पे भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हर एक जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होता है, लेंज लॉ क्या है, ईडी करंट्स क्या होते हैं। ईडी करंट्स लास्ट में 2020-23 में आए थे कि ईडी करंट्स का रिलेशनशिप क्या है, ईडी करंट्स का कॉन्सेप्ट पूछा था, एक छोटा सा क्वेश्चन था ईडी करंट का। तो यहां पर ये देख लीजिए, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पीक और ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है। उसके बाद एलसीआर सर्किट, क्योंकि बेटा यहां पे एलसीआर सर्किट भी बहुत जरूरी है। एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस क्या होता है, एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस ये ज्यादा जरूरी है। पावर इन सर्किट्स है, वेटलेसनेस इतना जरूरी नहीं है। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली एक सवाल पूछता है कि वर्किंग कैसे होता है, ये यहां पे कितना इंक्रीज करेगा, यदि ट्वाइस टाइम है तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछता है। आगे चलिए देखते हैं। आगे यहां पे हम लोग यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं, यहां पे रेज की बात होगी, यहां पे अल्फा रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, इनविजिबल रेज इसकी बात कर रहे हैं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट और इसका बिहेव कैसा होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलिए यहां पे बात करते हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में बेटा 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या बात करेंगे, यहां पे पॉइंट दिए हुए हैं, यहां पे चैप्टर्स के पूरे दिए हुए हैं। अगर आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स में आपको आप 10th पढ़ो, 12th पढ़ो, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 10th का आपको 99% यहां पे सिलेबस मिल जाएगा और 12th का थोड़ा सा देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फीरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला सारे 10th के हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फीरिकल, लेंसेस क्या होता है, लेंस के फार्मूले होते हैं, लेंस मेकर फार्मूला होता है। बेटे सारा के सारा यहां पे देख रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, यहां पे ये किसका है, ये है 12th का। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा था यहां से, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस से। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यहां पे मिरर की बात करते हैं, यहां पे प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन एंड तुम आपका यहां पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन की भी बात किया है प्रिज्म के थ्रू, कि प्रिज्म के थ्रू क्या होता है, कितने कलर में बढ़ता है, बिबग्योर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा था कि मॉर्निंग और इवनिंग में सन रेड क्यों होता है, किस लिए होता है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल पूछता है। ब्लू स्काई ऑफ द लाइट, यहां पे रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। आगे देखिए, यहां पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की है कि ह्यूमन आई काम कैसे करती है, कॉर्निया क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, आइरिस क्या होता है। अगर हमारी आंखें खराब है तो हमारी आंखों में क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिया हुआ है कि कैटरेक्ट हुआ है। उससे बचने के लिए अगर हमें मायोपिया हुआ है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना है, हमें हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना है, वो सारा इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स में आता है। माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम उसमें के सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बेटा वेव ऑप्टिक्स। ये है बेटा प्योर 12th, क्योंकि ये 10th में नहीं है। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्लेन वेव का क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग ऑप्टिक की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, वेव नेचर की बात करते हैं। यहां पर हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं कि यहां पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे हाइगेन ने प्रूव किया था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। ये यहां पे पोलराइजेशन है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्वेश्चन पूछा था, टेलीस्कोप पूछा था, अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड जरूर पढ़िएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स को बदल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से।
हार्ट्ज का एक्सपेरिमेंट उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जिसको हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, कैसे आया था, किस लिए आया था, इसको हमें समझने की जरूरत है। मैटर वेव क्या होता है, उसके प्रिंसिपल का क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यूनिट नंबर 8, एटम्स एंड न्यूक्लियाई की मतलब एटम्स एंड न्यूक्लियाई में क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या है, बम्बार्टमेंट कैसे होता है, कैसे रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था, बोर्स मॉडल कैसा था, एनर्जी लेवल क्या है, हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल क्या है, हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल में ये है ना, बोर्स मॉडल के लेवल में क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है, इनकी साइज, न्यूक्लियस की साइज वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। यहां पे रेडियो एक्टिविटी में एक क्वेश्चन पूछ देता है हाफ डीके वाला, यहां पे मास डिफेक्ट और हाफ डीके वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन भी पूछता है। तो बेटा यहां पे बेसिकली आपको एटम और न्यूक्लियाई में कौन कौन से पर्टिकुलरली पॉइंट्स है और कौन कौन से पर्टिकुलरली पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे वो दिया हुआ है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेटा यही पे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में यहां पे आर गेट, नॉर गेट, यहां पे देख रहे हो आर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे लिखा हुआ है। एनर्जी बैंड इन सॉलिड की बात करेंगे कि यहां पे पेंटावैलेंसी क्या होती है, ट्राईवैलेंसी क्या होती है, इनका क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसा होता है, जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स भी हमें कवर करने हैं। लास्ट हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम से एक सवाल आता है 5 नंबर का। कम्युनिकेशन सिस्टम से 5 नंबर का एक सवाल आता है कि एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम से देखेंगे कैसे क्या इसके वेव नेचर में कैसा क्या पर्टिकुलरली कैसा ये बिहेव करता है, इसे हम लोग ये समझेंगे। तो बेटा हमारे पास 10 यूनिट फिजिक्स के डोमेन के थे, 10 यूनिट्स 50 क्वेश्चन करने हैं, कितने 40, सही किए तो +5, माइनस किए तो -1, गलत किए तो -1। अब आप समझ रहे हो, अब आपका ये पूरा का पूरा ये खत्म हो गया, पूरा का पूरा आज हम लोगों ने पूरे के पूरे फिजिक्स के डोमेन को आज हमने देखा कि कहां कहां से आ रहे हैं। इतने सिलेबस को देखकर डरिए मत कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, बेटा आप 12th में है, आप अपने भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब उसी के अंदर, उसी चैप्टर के अंदर जो आपने पढ़ा है उसके अंदर जो जो कमियां हैं उसी कमी को हम यहां पे दूर करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अपने दोस्तों में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको स्प्रेड करिए, क्योंकि हम आपके सारथी हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।